मैं सब डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल कर लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर ली और उसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स कर ली। राइट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ओके बच्चों, जो हमने की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें आपने क्या देखा था, साई जो था दैट इज द वेव फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। इसके फंक्शन के रूप में अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी, याद आ रहा है? बोलिए, है ना। अब अपन ये एक चीज आप देखिएगा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हम उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। क्या वर्ड है देखिएगा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स। हिंदी में हम कह सकते हैं गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक। ओके, तो वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिएगा? साइन इज अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई, है ना। ये है तीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से? आर एंड थीटा एंड फाई, है ना। These are the spherical polar coordinates, गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक हैं। ओके, अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशंस करते हैं कि जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। एक्स, y and z axis. Okay. Suppose this is the central nucleus, तो मैंने इस पॉइंट को कह दिया O. Right? Suppose here electron is present, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से, या जो ये रेडियल डिस्टेंस है, ये हो गया पॉइंट OA। क्या कहते हैं मैंने इसको? OA. So this radial distance is known as R. Got it? इस रेडियल दूरी को, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस दूरी आ रही है, जिसको हमने क्या कहा? OA, ये हो गया आपका रेडियल वेव फंक्शन R. Got it? इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। यहां तक समझ में आए? अब आप देखिएगा, थीटा हमने किसको बोला है? जो ये आपकी रेडियस लाइन है OA, जो जेड एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है, इसको हमने बोला है थीटा। Got it? थीटा इज द एंगल formed by this radial OA line with the z axis. Got it? और अब आप ध्यान से सुनिएगा कि फाई क्या है? फाई है इस लाइन, यानी जो रेडियल लाइन है OA, इसका रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में। Got it? देखिएगा किस में करा है इसका रिफ्लेक्शन? मैंने एक्स वाई प्लेन में करा है, और वो जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है दैट इज फाई। ठीक है, यानी हमने तीनों क्या बोला मैंने कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखी थी। हम उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उससे किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सपोज एक्स, वाई एंड जेड आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है, या OA जो रेडियल लाइन है, इट इज नोन एज R, है ना। ये कौन सा वाला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हुआ है? R, है ना। और दो है हमारे थीटा एंड फाई। थीटा इज द एंगल बिटवीन OA लाइन विद z एक्सिस। गॉट इट? एंड फाई इज द एंगल ऑफ, गॉट इट? सुना ध्यान से, फाई इज द एंगल ऑफ OA लाइन का जो रिफ्लेक्शन है उसका एक्स लाइन के साथ में जो एंगल है उसे हम फाई कह रहे हैं, है ना। यानी इसका हमने रिफ्लेक्शन लिया है OA लाइन का, किस प्लेन में लिया है? एक्स वाई प्लेन में लिया है, और वो जो एक्स के साथ में आपका एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज फाई। गॉट इट? ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई है यहाँ पर। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो फाई है आपका, फाई जो वेव फंक्शन है फाई, है ना, वो अब किससे मिलके बना हुआ? रेडियल वेव फंक्शंस। कौन कौन सी रेडियल वेव फंक्शन आप देखिएगा? मैं लिख रही हूं एक कैपिटल R, है ना। ये वेव फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? R कार्टेशियन
आर कोऑर्डिनेट के ऊपर, कैपिटल थीटा लिख रही हूं, ध्यान से लिखेगा, ये स्मॉल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये कैपिटल फाई है, इट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल फाई, है ना। तो आप यहां नोट करिएगा बात में क्या बोल रही हूं आपको, जो मैंने कैपिटल में यूज किया है, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, दीज आर द वेव फंक्शंस। ये सारे क्या है कैपिटल में जो भी मैंने लिखे, आर, थीटा एंड फाई आर द वेव फंक्शंस, ओके, जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा और फाई से इनका रिलेशन है, ओके। अब आप यहां एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो आर है यानी रेडियल जो वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, और आर स्मॉल क्या है, डिस्टेंस है ना। तो हम क्या कर सकते हैं देखो, और ये किस पे डिपेंड करेगी, आर डिपेंड्स ऑन टू क्वांटम नंबर्स एन एंड एल। आर का जो मान है वो दो क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करेगा, एन और एल पर। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा, ओके। इसी तरह से आप देख लीजिए, ये जो आपका थीटा वेव फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, थीटा, थीटा का मान निर्भर करता है एल और एल के ऊपर, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, है। अब आप आ जाइए फाई। फाई जो वेव फंक्शन है तरंग फलन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एल। ये सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है, ओके। धीरे धीरे करके अपनी बात फिर से रिपीट करती हूँ। थ्री हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस फॉर्म में सॉल्व किया था। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एंगुलर इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए स्मॉल आर, थीटा एंड स्मॉल फाई, ओके। अब हमने क्या देखा कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको डिटेल में हमने पढ़ लिया, ओके। अब हमने क्या कहा कि जो वेव फंक्शन है वो तीन वेव फंक्शन से मिलकर बना है, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, है ना। कैपिटल आर जो वेव फंक्शन है वो आर पर निर्भर करता है, गॉट इट। कैपिटल थीटा, थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। कैपिटल फाई डिपेंड्स अपॉन एंगल फाई, ओके, यहां तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि जो आर वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन है, ये दो क्वांटम नंबर पे निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल और एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, ओके। थीटा डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, एंड फाई डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, गॉट इट। अब आप देखिए मैं इसे किस तरह से समाप्त कर रही हूं कि किस तरह से हमको इसी फॉर्म में इसको लेते हैं। आप इस तरह से आराम से इसको लिख सकते हैं कि दो हमारे पास में वेव फंक्शंस हो गए हैं। कौन कौन से वेव फंक्शंस हुए, एक हो गया हमारे पास में साइन आर। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल, एन पर, इसके अलावा एजिमुथल क्वांटम नंबर एल के ऊपर, राइट। और ये जो कोऑर्डिनेट है जिससे रिलेटेड है वो है स्मॉल आर, गॉट इट। अब आप देखिएगा ध्यान से, दूसरा जो आपका है ये थीटा, इट डिपेंड्स अपॉन एल एंड एल दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है इसका वो है आपका थीटा, गॉट इट। और तीसरा आपका क्या हो गया फाई, इट डिपेंड्स ऑन ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, केवल चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है जिस पे निर्भर करता है वो है स्मॉल फाई, है ना। अब आप कंसंट्रेट करें मेरी तरफ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन है, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस, ये केवल दूरी पर निर्भर करता है ना। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो हमने OA कहा था और उसको हमने R कहा, है ना। तो दिस वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली द रेडियस डिस्टेंस, दैट इज R, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी पर ये निर्भर कर रहा है ना। तो इसको हमने क्या करते हैं, ये केवल डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है, तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, साइज,
कितना है, या वो जगह बताएगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, या प्रोबेबिलिटी को बताएगा कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो। ओके, अब आप यहां पर आइएगा, ये जो दोनों वेव फंक्शन है थीटा एंड फाई, ये क्या है, एंगल्स पर निर्भर कर रहे हैं, थीटा और फाई पर, है ना। और एंगल्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, है ना। तो ये हमें क्या बताएंगे, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, है ना। ये साइज के बारे में बताएगा और ये शेप पे बताएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन अग्र है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में हमें ये बताएगा कि किस तरह से वो स्पेस में विन्यासित है। गॉट इट। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन वेव फंक्शन दो से मिलकर बना है, एक है रेडियल जो कि n और l पर निर्भर कर रहा है और जो कि r पे डिपेंड करता है। गॉट इट। फिर सेकंड जो हो गया आपका a, ध्यान से देखिएगा, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, राइट। और क्या नाम दे दिया इसको मैंने, यहां पर इसको मैंने एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया है, देखिएगा, r इज द रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। ओके, तो अब आप समझ ही गए होंगे व्हाट इज a is the angular wave function, है ना। हिंदी में चाहे तो आप कह सकते हैं रेडियल यानी कि त्रिज्यीय तरंग फलन, और एंगुलर मतलब कि कोणीय तरंग फलन, है ना। तो क्योंकि ये कोण पे निर्भर कर रहा है इसलिए ये एंगुलर वेव फंक्शन, ये दूरी पर निर्भर कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ओके, नाउ this depends upon n and m and the angles theta and phi। बोलिए, आपको ये अच्छे से समझ में आया कि किस तरह से जो फंक्शंस हैं एक दूसरे से रिलेटेड है ना। r हमें दूरी के बारे में बताएगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या डिस्टेंस है। ओके, और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा, यानी वो हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हमने इन दोनों को अच्छे से कोरिलेट कर लिया है। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स या वेव फंक्शन कर्व्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेडियल वेव फंक्शन कर्व्स। डिफरेंट तरह के कर्व्स हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला जो हम कर्व ले रहे हैं दैट इज रेडियल वेव फंक्शन कर्व। ओके, बहुत ही आसान है इसको समझना, बस जो बेसिक पॉइंट है वो हम ध्यान से सुनेंगे। और दीज कर्व्स आर प्लॉटेड इन बिटवीन साइन r वर्सेस r। नॉट दिस पॉइंट किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं हम, दीज कर्व्स आर प्लॉटेड इन बिटवीन साइन r वर्सेस r। ओके, साइन r आपको पता ही है वेव फंक्शन है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियल जो आपका कोऑर्डिनेट है r के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। r स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और r इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। r क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। ओके, तो हम धीरे धीरे करके बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रेडियल वेव फंक्शन कर्व बना रहे हैं 1s ऑर्बिटल के लिए। किसके लिए, 1s के लिए। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर हमने लिया साइन r इंक्रीजिंग अलोंग y एक्सिस। ओके, यहां हमने लिया है स्मॉल r इंक्रीजिंग अलोंग x एक्सिस। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, सुनिएगा ध्यान से बात को, कि यहां पर r 0 है। क्या है, यहां पर r 0 है यानी न्यूक्लियस है हमारा। ओके, अब हम जैसे दूर जाएंगे r की वैल्यू बढ़ रही है यानी हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। गॉट इट। अब आप देखिएगा कि मैं 1s के लिए जो कर्व बना रही हूं उसका शेप देखिएगा कि किस तरह से आता है। दिस इज द रेडियल वेव फंक्शन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल, मींस हियर द वैल्यू ऑफ n इज 1, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 0। गॉट इट। देखिएगा कैसे समझेंगे, कैसे आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आपको पता है ना कि ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो कि न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप s ऑर्बिटल की आकृति देखोगे तो किस तरह से आपको मिलेगी, बहुत सारे डेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और ओके, यानी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो अब आप आराम से याद रख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए बहुत आसान है और यहाँ आसान
से मैं शुरुआत कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, शुरू से बोल रही हूँ मैं क्या कि सबसे पहले हमने ले लिया 1s ऑर्बिटल, है ना। आर हमें बता रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता रहा है, ओके। यहां पर हमने लिया साई वेव फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। नोट करें साई लिया है मैंने, ओके। अब आप नोट करिएगा कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1s ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा होती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, गॉट इट। तो इससे आप आराम से याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियस पर क्या हुआ, डिस्टेंस 0 है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर साई की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, सही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता जाता है और इस तरह से हमें कर्व मिलता है, गॉट इट। अगर आपको ये कर्व समझ में आया तो बाकी सारे कर्व बहुत ही आसान है। अब आप आइएगा 2s ऑर्बिटल के कर्व पे, ओके। आप नोट करिएगा 2s ऑर्बिटल का कर्व मैं किस तरह से बना रही हूं, देखिएगा आप इस चीज को। दिस इज द कर्व ऑफ 2s ऑर्बिटल। किसका है, 2s कोऑर्डिनेट्स में बार बार वही ले रही हूं तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही, साई वर्सेस आर, ओके। तो आप यहां देखिएगा कि 2s ऑर्बिटल में वही चीज कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इसीलिए हमें इस तरह का कर्व मिला है कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन यहां आप नोट करिएगा, यहां पर एक ऐसा पॉइंट आया है, देखिए अगर यहां साइन आर है और यहां पर आर है ना, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जा रही है ना। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है या इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 है। इसे हम क्या कहेंगे बताइए, दिस इज नोन एज नोड, है ना। इसे हमने क्या कह दिया, ये एक नोड है। और आप देखिए नोड जैसे ही आया उसने वेव ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है ना। अब वो इस साइड से कहां चले गई, नेगेटिव साइड में, राइट। तो ये पॉइंट नोट करने का है कि जब भी नोड आएगा तो वेव फंक्शन अपनी डायरेक्शन बदलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन में बताया था कि साइन हमेशा अपना साइन बदलता है, प्लस और माइनस करता है, जबकि उसका स्क्वायर कभी भी अपना साइन नहीं बदलता, गॉट इट। तो जब हम वेव फंक्शन कर्व बना रहे हैं तो हमें साइन बदलना पड़ेगा, ओके। सो हियर द वैल्यू ऑफ n is 1, n is 2 and the value of n is 0. Number of node is 1, है ना। नोड की संख्या कितनी है, 1 है। यहां तक आ गया। अब आप 3s खुद ही समझ गए होंगे कैसे बनाऊंगी। 3s अगेन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, धीरे धीरे कम हो गई, इससे अपना साइन बदला, फिर वापस से साइन बदला और इस तरह से। यानी आप ये देखेंगे कि जो 3s ऑर्बिटल है उसमें n की वैल्यू तो हमारी 3 हो गई है और इसकी जो l की वैल्यू है वो हो गई है 0। और आप नंबर ऑफ नोड देखिएगा कितने हैं, 2 हो गए। बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई है मेरी, है ना। ऐसे आप आराम से याद रखिए कि s ऑर्बिटल में जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमने मैक्सिमम से शुरू किया है, धीरे धीरे कम होती जाती है, राइट। और जब नोड पॉइंट होता है तो 0 हो जाती है, फिर वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, फिर मैक्सिमम होके फिर कम होती है ना। फिर वापस से नोड आता है, फिर वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है। आपको पता है ना नोड किसको कहते हैं, नोड आर द प्लेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, है ना। जैसे सपोज अगर मैं आपको ये शेप बताऊं तो आपको शायद ध्यान ही होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सपोज मैंने ये s ऑर्बिटल ले ली है ना, तो ये 1s ऑर्बिटल का शेप हुआ, ओके। अब आप देखिए अगर मैं 2s लूंगी तो आप देखिएगा ये वापस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से आएगी। ये दिस इज द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, देखिएगा आप ध्यान से। तो ये एक 1 नोड आ गया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट। अगर इसी तरह से मेरे को 3s ऑर्बिटल बनानी है तो कैसे बनाऊंगी बताइए। फिर से एक नोड आएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी, गॉट इट। सो दिस इज द शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कैसे याद रखोगे, s ऑर्बिटल में सेंट्रल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और इसीलिए मैक्सिमम से शुरू करना है ना। 1s में तो बस ये यहां तक चला जाएगा क्योंकि एक भी नोड नहीं है। 2s में डायरेक्शन बदलेगा क्योंकि एक नोड है। 3s में 2 बार डायरेक्शन बदलेगा क्योंकि 2 नोड है। These are the nodes, okay. Now we come to the
रेडियल वेव फंक्शन कर्व फॉर द 2p ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल? 2p ऑर्बिटल के लिए हम रेडियल वेव फंक्शन कर्व बनाएंगे, है ना। जैसे ही आप p ऑर्बिटल का इमेजिन अपने दिमाग में लाते हो तो आपको कैसे लगता है कि p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, है ना। p ऑर्बिटल जो होती है वो डायरेक्शनल होती है। यहां पर चलो एक बात और मैं आपको नोट करवाती हूँ कि जो s ऑर्बिटल है ना, वो केवल रेडियल वेव फंक्शन पर ही निर्भर कर रही है ना। इट इज नॉट डायरेक्शनल, स्फेरिकल, ओके। जबकि जो p ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शनल होती है। आपको मालूम है कि वो इस तरह से डायरेक्शनल होती है ना। अगर सपोज ये x एक्सिस है तो ये आपकी हो गई px ऑर्बिटल, है ना। तो इसके जो लोब्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x डायरेक्शन में ज्यादा होती है। लेकिन नोट करें ध्यान से कि न्यूक्लियस पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। गॉट इट, है ना, कि न्यूक्लियस पे s और p ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है? 0 है। तो बस अब आप आराम से सारे डायग्राम बना सकते हैं। कैसे दिखेगा? ये मैंने ले लिया साई r, ओके, इंक्रीजिंग हियर द डिस्टेंस r, ओके। अब आप देखिए मैं कर्व कैसे बना रही हूं। दिस इज द कर्व फॉर 2p ऑर्बिटल where the value of n is 2 and the value of n is 1, है ना। l का मान कितना हो गया? 1 p ऑर्बिटल के लिए, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर नोट करिएगा, है ना, कि जब न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इससे आराम से याद हो जाएगा आपको। न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इट बिकम्स मैक्सिमम एंड कम टू बैक 0। गॉट इट। अब 3p का आराम से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे अपने नंबर के ऑर्बिटल में बढ़ते हैं एक एक नोड आता जाता है ना। तो 3p में एक नोड आएगा और जैसे ही नोड आएगा वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलता है, प्लस और माइनस, ओके। सो दिस इज द रेडियल वेव फंक्शन कर्व फॉर 3p ऑर्बिटल वेयर n is 3 and n is 1, ओके। इसी तरह से आप 3d ऑर्बिटल के लिए भी कर्व बना सकते हैं। 3d में भी आप देखेंगे तो आपको मालूम है d ऑर्बिटल्स का शेप अच्छे से पता है, इस तरह से होता है ना। अगेन हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मींस आप क्या कहेंगे? वही यहां से शुरू होगा, मैक्सिमम पे जाएगा एंड देन दिस वन, दिस इज द शेप ऑफ 3d जो ऑर्बिटल है उसके रेडियल वेव फंक्शन का कर्व है, ओके। हियर द n इज अगेन 3 एंड l की जो वैल्यू है वो 2 हो गई, है ना। क्योंकि आपको पता है कि l की वैल्यूज क्या होती है? 0, 1, 2 एंड 3 फॉर s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स। इसी तरह से आप f ऑर्बिटल का भी बना सकते हैं। अगर आप 4f ऑर्बिटल लेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह से ही होगा, जिसमें n की वैल्यू 4 हो गई है और l की जो वैल्यू हो गई है वो आपकी हो गई है 3 हो गई है ना। अब अच्छा आप बताइए मेरे को, देखिए ध्यान से सुनिएगा और खुद बनाने की कोशिश करिएगा कि मुझे 3d के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? 3d ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन कर्व बनाना है। आप हमेशा ये वर्ड नोट करें कि जब भी हम वेव फंक्शन बोलेंगे तो वो अपनी साइन बदलेगा, बस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो आप क्या देखिएगा कि अगर मैं आपको बोला कि मैंने 4d ऑर्बिटल के लिए आप रेडियल वेव फंक्शन कर्व बनाओ, है ना, तो आप देखोगे कि 3d में तो एक भी नोड नहीं है, तो 4d में कितना होगा? 1 होगा ना। और न्यूक्लियस पे आप पता है कि 0 है, नोड आते हैं इसलिए अपनी डायरेक्शन बदली। सो दिस इज द कर्व फॉर 4d ऑर्बिटल, ओके। यहां पर आप ये देखिएगा एक नोड है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 और l की वैल्यू हो गई आपकी 2। क्लियर है? बोलो, राइट। अब आपको देखो नोड कैलकुलेट करने का आसान तरीका बताती हूँ। एक फॉर्मूला लिखिए आप। द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में नोड की संख्या ज्ञात करने का जो तरीका है वो फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस n माइनस 1, नंबर ऑफ नोड्स, किसी भी ऑर्बिटल में नोड्स की संख्या, है ना। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल जो अपनी तरह की पहली ऑर्बिटल है उसमें नोड नहीं होते, है ना। तो जैसे सपोज 1s है तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, नो नोड। लेकिन इसके बाद जो भी आएंगे एक एक नोड लिखते जाओ, 1 नोड, गॉट इट। 3s में 2 नोड, ध्यान रखना, एंड सो ऑन। इसी तरह से 2p जो पहली शुरू हो रही है इसमें नो नोड, एक भी नोड नहीं है। फिर 3p के अंदर 1 नोड आ जाएगा, 4p में 2 नोड्स आ जाएंगे। क्लियर है? बोलो। इसी तरह से 3d जो अपनी
हो रही है, देयर इज नो नोड, एक भी नोड नहीं है। लेकिन 4D में देयर इज 1 नोड एंड इन 5D देयर इज 2 नोड्स। गॉट इट? अब आप आ जाइए 3D हो गया, देन 4f ऑर्बिटल देयर इज नो नोड, क्लियर है? लेकिन अगर आप 5f लेंगे तो वहां पर नोड 1 हो जाएगा। गॉट इट? यानी अपनी तरह की जो पहली ऑर्बिटल है 1s 2p 3d 4f उनमें नोड्स नहीं होते, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं एक एक नोड का नंबर बढ़ता जाता है ना? तो आप अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे सपोज s ऑर्बिटल के लिए जो नोड का नंबर है वो होता है n-1। गॉट इट? सो नाउ s ऑर्बिटल के लिए नोड की संख्या आप n-1 से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना? जैसे 2s है, देखो, है ना? तो 2 - 1 कितना हो गया? एक नोड आ गया, है ना? 2s ऑर्बिटल में कितना आ गया? 1 नोड। अब अगर आपको p ऑर्बिटल के लिए नोड निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लोगे p ऑर्बिटल के लिए? देखिएगा n-2 से निकालोगे। किससे निकालोगे? n-2 से। क्यों? देखो, अगर आपको 4p के लिए निकालना है, निकालिए, तो 4p के लिए क्या हो गया? 4 है ना, -2 यानी 2 नोड। तो देखो इसमें 2 नोड आ गए, ठीक है ना? आप कोई सा भी तरीका ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको d ऑर्बिटल के लिए निकालना है देन इट इज n-3, आपको f के लिए निकालना है then it is n-4, right? But the simplest way is to use the formula n minus l minus 1, है ना? कि n में से l माइनस करें और 1 माइनस करें तो हम किसी भी ऑर्बिटल में नोड की संख्या निकाल सकते हैं, है ना? हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 4f ले लो, 3d ले लो, या और भी आप कुछ भी ले सकते हो। तो 4f अगर मैंने लिया है तो 4f के लिए आप देखिए n का मान कितना हो गया? 4, है ना? और l की वैल्यू आपको पता है 0 1 2 एंड 3 s p d f के लिए होती है ना? तो l की वैल्यू हो गई आपकी 3 1, तो टोटल नोड कितने हो गए बताओ? नोड इज 0। आपको पता है इसमें नोड हमेशा 0 ही होते हैं, है ना? इसकी जगह अब मैं ले लूं सपोज 5d, तो 5d के लिए कैलकुलेट करो। 5 माइनस d ऑर्बिटल के लिए l का मान 2 होता है, -1 दैट इज कितना आ गया बताइए? 2। यानी कि जो आपकी 5d ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो नोड की संख्या है वो कितनी हो गई है? 2 हो गई, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।